सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 2022 के पेपर नंबर 2 यानी सी सेट के क्वेश्चंस देखे थे, कुछ कॉम्प्रीहेंशन के। और आज हम बाकी बचे क्वेश्चंस देख लेंगे। और थोड़ा सा ना पीछे डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि सुबह से ही मंदिर में ना भजन हो रहे हैं, तो फिर आप कुछ करने लायक नहीं रहते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 51। 51 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा जाना है। ठीक है। देखो क्या कह रहा है। ओनली एन एजुकेटेड population कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। ठीक है जी। एक एजुकेटेड पॉपुलेशन ही यूज कर सकती है जो भी बेनिफिट अराइज होते हैं। ठीक है। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम टू क्रिएट ऑफ लेजर। अगर मैं हिंदी में कहूँ इसको क्या कहते हैं, फुर्सत। यानी सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। सभी का होना चाहिए ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाती है। सी कहता है किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को उसमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। थोड़ा सा इंग्लिश ही ठीक है। इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो वो हैप्पी होगी। आज की पॉपुलेशन लगाओ ना, मतलब भाई कहने के तो हम लोग एजुकेटेड ही हैं, बट कहाँ हैप्पीनेस थोड़ी है हमारे अंदर। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्ट्रेन होकर चीज़ें फिर खराब ही हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो हैप्पीनेस तो नहीं होती। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है। यूज ऑफ मशीन शुड बी एनकरेज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशन। मतलब बहुत ही कुछ काम धंधा ना करें, ऐसे बैठे रहिए, तो इसके लिए मशीनों का यूज होना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। अपने आप में रॉन्ग स्टेटमेंट है। एजुकेटेड पॉपुलेशन ही ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है, ये बात हमारी क्या होती है, सही होती है। पर देख लेते हैं पैसे जैसा कहता है या नहीं कहते हैं। ठीक है। क्योंकि डाउट रहता है ना। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाउड मेन काइंड to benefit by the productivity of machine should lead to a very good life of leisure, and most leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activity and interest। इसने कहा है ना। देखो एक आधा टॉपिक हिंदी में भी होना चाहिए। ठीक है जी। किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले तो उसे ये फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर लेके जा सकती है, और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियों वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। तो यही तो बोला, कौन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा अच्छे से, तो शिक्षित एजुकेटेड लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि बौद्धिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं। अगर फुर्सत में जीवन जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना तो उसके लिए आवश्यक रूप से शिक्षित होना चाहिए। इसने कहा ना, शिक्षित होना मस्ट है। तो यहाँ पे जो केवल वाला वर्ड है ना, वो ओनली वाला वर्ड जो होता है वो गलत नहीं हो जाता है। तो यहीं से पता चलता है क्या है आपकी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अडल्ट टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट। अडल्ट लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो जब भी उन्हें कोई नई तोहफे उपहार मिले जाते हैं तो वो उससे खुश होते हैं, थ्रिल्ड हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है, क्यों नहीं पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई अडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय द प्रेजेंट। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई है। कैसे, यहाँ पे तो उसने क्या है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो थ्रिल्ड हो जाए। यहाँ पे कह रहा है बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं जिसके कारण कि वो अडल्ट जो है वो लेस थ्रिल्ड फील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने बोला ना फील कर सकते हैं, ये वाला तो अपने आप ही गलत है। ठीक है जी। सी देखो, द ऑथर डज नॉट नो व्हाई अडल्ट फील थ्रिल्ड। उसको नहीं पता तो फिर वो ऐसे ही थोड़ी ना पैसेज बना देगा। अडल्ट हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय ऑफ लविंग। काहे अडल्ट को, काहे भाई, ऐसे थोड़ी है। तो अपने आप ही पता चल गया। और यहीं से पता चल जाता है दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, और अगर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी राइट तो दूसरी वाली गलत है। अब पहली वाली अपने आप गलत है तो आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है। फिर भी चले जाते हैं हम पैसेज में, क्योंकि जो इंसान रूपी प्राणी है वो जल्दी ही यकीन नहीं करता है चीज़ों पे। तो इफ प्रेजेंट ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी। क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, और परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव लॉस्ट ऑफ फुलनेस ऑफ जॉयस ऑफ गिविंग, एंड विद
इट इज द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ रिसीविंग। यहाँ पे बोला ना, या तो रीजन हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा है, या रीजन ये हो सकता है कि भाई वो अपनी जो भी जॉय ऑफ गिविंग होती है या जॉय ऑफ रिसीविंग होती है उसको महसूस करना कम हो गया, भूल गया है उसको, शायद उसने लॉस्ट कर दिया वो चीज। चिल्ड्रंस फियर्स आर poignant and their miseries are acute, but they do not look too forward nor too far backward. Their joy are clear, complete. भाई बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते ना इन चीजों पे, क्या चीज कौन किस पर्पज से कर रहा है। अब बड़े लोग तो वही बात है ना, अगर कोई सामने हमारे वाला हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम सोचेंगे कोई ना कोई रीजन हो सकता है, इसका मतलब एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट, यहाँ पे देखना है क्या है, वर्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में है वो। वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट और फ्यूचर, कि हम बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर के बीच में वरी रहते हैं, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में कौन सोचता है, प्रेजेंट के बारे में ही तो नहीं सोचते हम, बाकी तो सब सोचते रहते हैं पास्ट कैसा था फ्यूचर कैसा था होगा। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, इसके लिए भी वो दुखी नहीं है। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शली, इसके लिए भी दुखी नहीं है। दुखी किस लिए, क्योंकि हम बहुत एक्सेस सोचते रहते हैं। लेट्स गो टू द पैसेज एंड चेक इफ इट इज राइट और रॉन्ग। देखो भाई, their joys are clear, complete, because they have not yet learned always to add but to every proportion। ठीक है, वो इसलिए खुश हो पाते क्योंकि उन्हें नहीं समझ, वही होता है ना कि कोई गिफ्ट देता तो हम सोचते क्यों दिया है, व्हाट इज द रीजन। परहैप्स वी आर टू कॉशियस, टू anxious, टू skeptical, perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with more single-minded enjoyment into the happiness that comes our way। यानी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो किसके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में, दो ही चीजों के बारे में इंसान सोचता है ना। इसके लिए ये थोड़ी है कि आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा पूरा, दो ही चीजों के बारे में सोचता है, या तो हम पास्ट सोचते हैं या हम फ्यूचर सोचते हैं। प्रेजेंट को जिस दिन सोचने लगे उसी दिन चीजें सुधर जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, क्या इम्प्लाइड है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठा नहीं करके रखते, बट ये नहीं है। सेविंग्स जो है हमारी मतलब फैमिलीज में, हमारी कंट्रीज में बहुत प्रोमिनेंट है। इस ये खत्म करो, यहाँ पे आप पैसेज में मत जाओ इस चीज़ पे। ठीक है, कि हम देखें कि पैसेज में ये चीज़ बोली या नहीं बोली, कॉमन सेंस से करो। उसके बाद लेट्स गो टू द पैसेज और उसके बाद चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर दे, अब देखो यही है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। हिंदी में भी अगर मैं इसको दिखाऊं कि अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित ही नहीं करते, और यहाँ कह रहा है अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते, तो दोनों कॉन्ट्रैक्टरी नहीं, ये तो कहता करते हैं, ये कहता नहीं करते हैं। ठीक है, अब आंसर भी क्या होगा, इसलिए दूसरी तरफ भी जाने की जरूरत नहीं रहती हमें। आंसर भी क्या होता है, आंसर भी इन्हीं में से निकल के आता है। तो आपका पहला गलत है, क्योंकि ओब्वियसली बात है लोग करते ही हमारी सोसाइटी में है, तो बी हो गया ठीक। देयर आर पीपल हु फेल टू अकमुलेट मनी फॉर देयर नीड, वो फेल हो जाते हैं, काहे फेल हो जाते हैं। देयर आर नो नीड टू अकमुलेट मनी, क्यों नहीं है भाई, ये तो कतई एक्सट्रीम चली जाती है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वैसे भी ये आपकी क्या होते हैं, ये तीनों आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट कभी ठीक नहीं होती, ये भी एक लॉजिक होता है। और देखो यहाँ पे तो जीएस का ही लॉजिक लग रहा है ना, पीछे भी जीएस का लॉजिक लगा था, यहाँ भी जीएस का लॉजिक लग रहा है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर दी है, दोनों में से एक गलत है तो एक ठीक होती है। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं पहले, दोनों एक ही पैसेज से बिलोंग करते हैं। वट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। पीपल शुड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों के ओपिनियन से उसको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सही बात है। पीपल शुड अक्यूमुलेट एज मच एज मनी एज दे कैन, उतना धन इकट्ठा कर लो जितना मतलब जितना वो कर सकते हैं। भाई इसी ने तो दुनिया खत्म कर दी। पीपल शुड नीदर गिव नॉर एक्सेप्ट ओपिनियंस, ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। वैसे सच्चाई तो यही होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। People will succeed in any undertaking if they do not accept opinion at all, करे ही ना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी ओपिनियन से ही दुनिया चलती है। इसका मतलब ये है कि हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ज़्यादातर दूसरों के ओपिनियन से। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ओपिनियन देनी नहीं चाहिए। कोई मांगेगा तो क्यों नहीं देंगे भाई। द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड, अब यहाँ तो उसने बोला है ना कि वो फेल हो जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है फेल नहीं होते, ऐसा क्यों नहीं है भाई, पहली स्टेटमेंट गलत बता दी। आर जनरली इजिली इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, वो क्यों हो जाते फेल, क्योंकि वो ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आपको दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दे परमिट द न्यूज़पेपर एंड द gossiping neighbor to do their thinking for them. Opinion are the cheapest commodity on the earth. Everyone has a flock of opinion ready to be wished upon by anyone who will accept them.
किसको? उसी को मिलेंगे जो उन्हें एक्सेप्ट करेगा। इफ यू आर इन्फ्लुएंस बाय ओपिनियन व्हेन यू रीच डिसीजन यू विल नॉट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। देखो देखो, इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि ओपिनियन मत लो, इसने कहा कि ओपिनियन से जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है। दैट मीन्स ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दोनों के आंसर मिल गए। अब बताओ इसमें कौन सी पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर है 63, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कन्वेंशन आर द सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन। कन्वेंशन सोर्स होते हैं राइट्स के। तो हाँ, देखा है भाई हमने पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में भी ये चीजें देखी। हम पॉलिटी में बहुत चीजें पढ़ते हैं, कन्वेंशन या लॉ में बहुत चीजें पढ़ते हैं, बट फिर भी देख लेंगे। राइट ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर। राइट ऑफ मैन तभी एक्सरसाइज होंगे जब सोशल ऑर्डर होगा। वैसे ये स्टेटमेंट ओनली से लगता है गलत हो सकती है, बट आप जाओ, अगर आप अपनी पॉलिटी की जीएस की नॉलेज अप्लाई करोगे तो जहाँ भी आपके राइट्स दिए गए फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए, जिनके जो कि सोशल ऑर्डर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में मस्ट है। यानी सोशल ऑर्डर में रहते हुए आपको अपने सारे राइट्स को वो करना है, पूरा करना है, यूज करना है। आप देख लेते हैं पैसेज कहता है नहीं कहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है चीजें देखनी जरूरी हो जाती है। द सोशल इज द ऑर्डर इज अ सैक्रेड राइट विच इज द बेसिस ऑफ ऑल द अदर राइट। अगर वो बेस है तो इसका मतलब वो जरूरी है। सही बात है। नेवरदलेस दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, के नेचर से नहीं आता, और एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन, कन्वेंशन से बना है। इसका मतलब पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बोथ बी 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पैसे से जाते हैं तो जस्टिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन यहीं पे लेना है जस्टिफिकेशन, पेपर में जाके नहीं लेना है, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना है। मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं। द ऑथर्स अजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च इज। ऑथर की अजम्पशन क्या है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में? इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल। बहुत वैल्यूएबल नहीं होगी तो लोग इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे? कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। इट इज समटाइम वेरी वैल्यूएबल, समटाइम बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। ऐसा थोड़ी है जब अगर मान लो हम यूपीएससी के एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं तो हर बार अपनी फेलियर से सीख रहे हैं, इसका मतलब फेलियर है कहीं ना कहीं, बट वो भी वैल्यूएबल है, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमने क्या गलती की है, किस चीज के कारण हम फेल हुए। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, ये कि बिना वैल्यू के कभी नहीं होता एक्सपेरिमेंट। ये सही बात है। साइंटिफिक रिसर्च बिना वैल्यू के कभी हो ही नहीं सकती। अगर आप कोई भी अपने टाइम टेबल में कोई भी तरीका अपनाते हो अपना शेड्यूल बनाने का, एक बार बनाते हैं फेल हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, दोबारा बनाते हैं दोबारा फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीख ही रहे हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है। तो वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रखता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, हर बार होगी तो ऐसा थोड़ी है। कई बार तो शेड्यूल बना के हम सोते रह जाते हैं तो वो तो वेस्ट ही हो जाता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या कह रहा है? नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू। अब देखो ये वही तो क्वेश्चन है, बार देख लेते हैं। नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ठीक है। ए रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल। अब देखो यही तो बोल रहे हैं ना वो बार बार, वैल्यू नहीं होगा ऑलवेज वैल्यूएबल होगा। यहाँ उसने 2 लाइन में दे दिया, वहां उसने 1 लाइन में दे दिया। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन, एनी रिजल्ट कोई भी हो सकता है। तो पिछले का भी आंसर यही था ना। और मस्ट ऑलवेज भी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि सी ऑप्शन यही कहता है। देख लेते हैं। To encourage research is one of the function of a university. Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sort of entirely unprofitable subject as well. यही तो है। देखो रिसर्च सिर्फ उन केसेस में नहीं हो रही जहाँ नेसेसरी है, बट वहाँ भी जहाँ पे अनप्रॉफिटेबल सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब हमेशा जरूरी नहीं है ना कि प्रॉफिट के लिए चीजें की जाए। साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस। देखो ये रहा आंसर, कभी भी कंप्लीटली वैल्यूलेस नहीं हो सकती, यानी कोई ना कोई वैल्यू तो देगी वो। However silly, insignificant it may seems, however mechanical, unintelligent the labor of the researcher, there is always a chance that the result may be of value to the investigator of a talent। यही तो कहा है कि रिसर्च जो है वो वैल्यू करेगी। ये दोनों का आंसर निकल के आगे मैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम अपनी 73 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रेशनल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन? कौन सा दिखाता है? कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक एंड कनाल अक्रॉस द कंट्री। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जहाँ पे नहीं होंगे वहां पे कैसे करोगे आप? ठीक है, और ह्यूज कंक्रीट अगर आप स्टोरेज टैंक बना रहे हो, बहुत सारे आप बांध बना रहे हो बड़े बड़े, तो उनसे क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं इसकी हिंदी भी आपसे करूँ, देखो
क्योंकि उसने कहा ना टिकाऊ, यहाँ पे है कंक्रीट। अगर आप कंक्रीट के बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो नीचे जाके क्या कहते हैं पानी एक्युमुलेट नहीं कर पाता, लीचिंग प्रोसेस नहीं हो पाती, तो फिर ये तो चीज़ें खत्म खराब हो जाती हैं। ठीक है, फिर भूकंप भी इससे बहुत आते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि चेंज कर दो क्रॉपिंग पैटर्न, नहीं भाई नहीं कर सकते। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, ये प्रैक्टिकल और लास्टिंग रेशनल सॉल्यूशन होना चाहिए। तीनों चीजें देखो क्या है, व्यवहारिक भी होना चाहिए, तर्क संगत भी होना चाहिए और टिकाऊ भी होना चाहिए। क्या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री पॉसिबल है? कहीं मैदानी एरिया है, कहीं आपका जो है माउंटेनी टेरेन वाला रीजन है, तो कैसे इज इट नॉट पॉसिबल ना। तो देखो डी कहता है बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू द डैम एंड रिचार्जिंग एक्विफायर, तो रिचार्ज देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना बफर स्टॉक कर लो रिचार्ज कर लो, यही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब यहीं से वर्ड से पता चल रहा है, ठीक है, बट फिर भी हम पैसेज में जाएंगे, देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। हाउ कैन बी द बेस्ट ऑफ द फ्लड्स एंड ड्रॉट to be addressed so that losses are minimum and the system became resilient. In context, one important point that need to be noted is that India gets too much water during 120 days and too little for remaining 245 days. That means rainy season की बात कर रहे हैं। This skewed water availability has to be managed. इसने कहा ना ये इसको आपको मैनेज करने की जरूरत है और रेगुलेट करने की जरूरत है। इसने तो कहीं नहीं कहा कि आपको क्रॉपिंग पैटर्न बदलने की जरूरत है, इंटरलिंकिंग करने की जरूरत है। हाँ, इसने ये कहा है कि इसको मैनेज करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। अब देखो ऐसा ही आपका क्वेश्चन था एक, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से लेकर। इसका मतलब क्या है कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो ये इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है आपकी यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। कई बार हम जीएस के क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि यूपीएससी ने पीछे कुछ सालों में थीम क्या पूछी है, इन थीम से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन के आंसर निकल के आते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ओके, खत्म हो गए सारे के सारे आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।